आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुप्रिया कुमारी सेम फॉर इंग्लिश स्कूल की तरफ से हमारे स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया है एजुकेशनल टूर, जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए हैं सिरखुरदौरा। और यहाँ पे मेरे साथ मेरे सभी गुरु लोग हैं जो हम लोगों को मिलवाते हैं, इन सब चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। आइए आप लोगों को हम बापू के पास ले चलते हैं, जिन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म, जिन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कृषि विज्ञान केंद्र है और यहाँ पे कृषि से संबंधित प्रायोजन किए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि से हम लोगों की पहचान होती है। अब हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि आप पहुँचे हैं जेपी आश्रम, जो बलिया के लाल हैं और बिहार ने उन्हें अपने बेटे के रूप में अपनाया है। और जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत योगदान दिया है, जो हजारीबाग जेल से भाग करके अपना योगदान दिए स्वतंत्रता संग्राम में। और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया महात्मा गांधी का और भी लोगों का। हैं अपने दोस्त सूरज कुमार से और उनसे पूछते हैं कि वो इस जगह के बारे में क्या जानते हैं और क्या सीख पा रहे हैं। नमस्कार, ये है जेपी आश्रम। ये जयप्रकाश नारायण का आश्रम है, जो हजारीबाग जेल से भागकर यहीं आए थे। इन्होंने
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। आइए वो आप लोगों को मिलवाते हैं हमारे जितेंद्र सर से और उनसे पूछते हैं कि वो इस जगह के बारे में क्या अनुभव कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज जो शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशनल टूर के रूप में यहाँ सभी बच्चों को लाया गया सेमफोर्ड इंग्लिश स्कूल से, और इस एजुकेशनल टूर पर सबसे पहले मैं प्रधानाध्यापक को धन्यवाद देता हूँ और डायरेक्टर सर को, क्योंकि बच्चों को यहाँ शिक्षा जगत में लाने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल टूर ज़रूरी है। ये जो आश्रम है जेपी आश्रम है, और यह जो आश्रम है यहाँ पेड़ पौधा का उगाया जाता है, यानी नर्सरी के रूप में है। यहाँ जेपी आश्रम है, और जो आए थे जयप्रकाश नारायण जी जो यहाँ पे आके रहे, नैनी जेल से भागकर यानी इलाहाबाद से भागकर आए थे, तो इस जगह को अपनाया, और अपनाने के बाद इस जगह को उनके साथ विनोबा भावे भी आए और गांधी जी भी आए, और साथ में मिलकर यहाँ से भी हमारे जो आंदोलन चल रहा था भारत में, तो उनके साथ से यहाँ से लड़ाई को शुरू किए थे। यह जो आश्रम है हमारा 80 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पेड़ पौधा जो आप पीछे नज़ारा देख रहे होंगे, जो देखिए आप लोगों का पक्का मकान होता है, लेकिन हमारा जो आश्रम है अभी भी खपरेल का मकान है जो एसी की तरह काम करता है। धन्यवाद, थैंक यू। मेरी दोस्त निशु आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, तो जानते हैं क्या आप कह सकते हैं? सुप्रभात। हम यहाँ सेखो दोरा आश्रम जयप्रकाश नारायण के आश्रम आए हैं। हमें यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हम अपने सेमफोर्ड इंग्लिश स्कूल के द्वारा से आए हैं, जिन्होंने हम अपने डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के धन्यवाद भी करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए योगदान दिए। और हम देख सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ आए हैं, हम क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, और यहाँ सेखो दोरा आश्रम है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें आने के बाद बहुत खुशी हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और ये है जयप्रकाश नारायण जी का आश्रम, जिन्होंने यहाँ आकर रहे हैं और अपना योगदान दिए हैं, और आचार्य विनोबा भावे भी यहाँ रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। हम जयप्रकाश नारायण के बारे में जितना बोले उतना कम है, उन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिए हैं अपने यहाँ पे। धन्यवाद। आप सब देख पा रहे हैं कि हमारे साथ उपस्थित हमारी सबसे सीनियर टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे। हम बहुत उत्सुक हैं उनसे जानने को कि क्या आप उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या आप हम लोगों को इस आश्रम इस टूल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो प्लीज़ मैम आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। नमस्कार। आज हम अपने बच्चों के साथ कौआपुर में स्थित सेखो दोरा में आए हैं। यहाँ के बच्चे लोग बहुत खुश हैं, और ये जहाँ हम लोग आए हैं वो जगह है जयप्रकाश नारायण। साथ हमारी सबसे सीनियर स्टूडेंट सुप्रिया है। अब मैं आप लोगों से मिलवाने के लिए उत्सुक हूँ अपनी प्रोग्रामिंग इंचार्ज टीचर हैं मिस उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार। आज हम लोग सेमफोर्ड इंग्लिश स्कूल नवादा से चल के सेखो दोरा आश्रम आए हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ ये निर्मित किया था लगभग 1952 के आसपास, जब वहाँ वो हजारीबाग के जेल से जब पलायन करके आए थे, तब यहाँ पे उन्होंने ये आश्रम बनवाया। और जो यहाँ इनका आश्रम बनवाने का यही था कि सर्वोदय उदय करना, मतलब जो गांव है वो पीछे छूटा हुआ है उसको आगे लाना, और सबसे इनका यहाँ आश्रम बनाने का यही एक फायदा हुआ कि यहाँ ये इलाका जो काफ़ी नक्सली इलाका था, और जब यहाँ पे आश्रम बनाया तो उनके जयप्रकाश नारायण के सामने बहुत बड़े जो नक्सली थे उनके सामने आत्मसमर्पण किया, और आज हम लोग और ये जगह जो है आज ये एक पर्यटन बन चुका है। सेखो दोरा आश्रम के नाम से बिहार के नवादा में प्रसिद्ध है। आइए मैं आप लोगों को अब अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर रवि भट्ट से मिलाना चाहूँगी, और उनसे कुछ इस आश्रम के बारे में क्वेश्चन करूँगी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये आश्रम यहाँ सेखो दोरा में क्यों बनाया गया? देखिए, जो सबसे खास बात है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और इस आश्रम के बारे में जहाँ तक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब जो जयप्रकाश नारायण थे उनको हजारीबाग जेल में कैद किया गया था अंग्रेजी शासन के दौरान, और उन्होंने जेल से वो भाग करके इस जगह को अपना जो कर्मस्थली है इसी जगह को उन्होंने चुना। और आप जानते हैं कि उनका जन्म बलिया में हुआ था। बलिया से
वो निकले और बिहार ने उनको अपनाया, बिहार का बेटा के तौर पे वो इस्टेब्लिश भी हुए। इस यहाँ पे आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए, एक शांतिपूर्ण वातावरण था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मिट्टी को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है कि इस जगह से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की क्रांति की आग को और तेज किया और आज हम सब लोग स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जयप्रकाश नारायण तो बहुत सारे इधर काम किया, लेकिन उनको लोकनायक क्यों कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक क्यों कहा गया। देखिए, दरअसल ऐसा है कि जयप्रकाश नारायण की छवि के बारे में अगर बात करें तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दो बड़ी घटना घटी। आज़ादी की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत बड़ी मतलब समझिए कि एक आपदा जैसी स्थिति बनी हुई थी कि क्योंकि भारत जो था इसको संगठित करना और अंग्रेजी आतताई से मुक्ति दिलाना, इसमें कई सारे लोगों का योगदान रहा। तो उसमें जो जेपी का योगदान है वो अभूतपूर्व रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा खास बात क्या रहा है कि भारत में आज़ादी के बाद एक वक्त ऐसा आया भारत के सरकार के पास जब अस्थिरता सी आ गई थी। मतलब क्या हुआ कि साधारण शब्द में अगर कहें तो भारत में एक बार आपातकाल लगा दी गई थी और उस आपातकाल का विरोध करने के लिए जेपी ने लोगों से आग्रह किया और जेपी के आह्वान पे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने जा चुके थे, कुछ वायलेशन हो गया था, सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी बन गई थी जिसके कारण लोगों के जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। भारत जैसे देश जो कि एक महान विरासत के तौर पे जाना जाता है, दुनिया में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना गया है और शिक्षा के साथ साथ यहाँ का संस्कार जो है वो दुनिया भर में प्रचलित है। तो जेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक बुजुर्ग वाले उम्र में जब वो बूढ़े ऑलमोस्ट थे तो उन्होंने काफ़ी लाठी डंडे खाए और उन्हीं के इस योगदान के कारण भारत में आपातकाल खत्म हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उनकी सरकार भी चली गई। और आप जानते हैं कि जेपी मूवमेंट के कारण देश में कई तरह के नेता भी आपके सामने निकल कर उभर कर आए। जो कॉलेज में पढ़ते थे कॉलेज जाना बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर राजनीति शुरू हो गई। इसमें कई प्रमुख नाम हैं जैसे श्री लालू यादव, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण के दूसरे शिष्य अगर हम बात करें तो शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस। तो देश भर में कई सारे लोग निकलकर सामने आए और जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी के गठन होने के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी। हालांकि ये पॉलिटिकल इशूज है, लेकिन भारत के भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण लोग उन्हें प्यार से लोकनायक कहते हैं। धन्यवाद सर। पर सर मैं आपसे अपना तीसरा और अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगी सर, ये आश्रम तो बनाया गया जयप्रकाश नारायण द्वारा, लेकिन यहाँ पे खास करके एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान क्यों दिया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, क्या है ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो आबादी है तकरीबन 80% वो कृषि पर निर्भर करती है। जैसे हम तीनों क्षेत्र की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो हमारा पूरा जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इसके साथ क्या है कि बिहार जो है भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ किसानों की आबादी सबसे अधिक है। हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे एग्रो इंडस्ट्री ही बच रहा है। तो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए सरकार आती है, कई सारे नियम बनाए जाते हैं और तत्कालीन जो अभी हमारी सरकार भारत सरकार चल रही है तो एग्रीकल्चर के लिए कई सारे स्टेप लिए गए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा कृषि की बात हम अगर करें तो कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक पैमाने पे बदलाव की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास गेहूं उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी, जिसके कारण नेहरू जी को अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मजाक उड़ाया था कि तुम तो गेहूं नहीं उत्पादन कर सकते और हम तुमको गेहूं नहीं देंगे। हम लोग अमेरिका से गेहूँ उत्पादन करते थे, लेकिन फिर MS स्वामीनाथन कमेटी बनी, कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और आज के दिन ऐसा स्थिति बना हुआ है कि हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और हरित क्रांति आप जानते हैं कि एक समय में आया था 1960s के आसपास। तो इसलिए कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता भी। पिछले दिनों जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान है उन्होंने ये मध्य प्रदेश का एक सीन दिखा रहे थे वो कि किसान जो है एक ही पौधे से नीचे से उसमें आलू आ रहा है और ऊपर से टमाटर निकल रहा है। मतलब बड़े पैमाने पे रिसर्च की जा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत का भविष्य, भारत का वर्तमान और हम जो भारत के लोग हम अपनी ताकत जानते हैं, पहचानते हैं, तो कृषि के लिए अनुसंधान केंद्र खोले गए और बच्चों को आज वही दृष्टि के तहत हम लोग दिखाने भी आए कि आपको देखना है, कल को आप ऑफिसर बनोगे तो देश के लिए काम करो, देश में इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बार बार आपको निगरानी करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम अपने प्रधानाचार्य से कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानाचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने निदेशिका महोदय को भी, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया और इतना सीखने को मौका दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर आपसे कि आपने इस जगह को ही हम लोगों का एजुकेशनल टूल के तौर पे क्यों चुना? और भी जगह हैं घूमने को नवादा में, फिर भी आपको मतलब
सेखो दौरा में ही क्यों आए हैं? देखिए क्या है ना, मैं अगर आपको बताऊं कि नवादा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है नव आबाद, मतलब नया शहर। तो नवादा के शब्दावली में ही नएपन का एक एहसास होता है। तो हम बच्चों में यही चाहते हैं कि उन्हें हमेशा नयापन मिले और नई तकनीक के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज साथ साथ चलती है। हम जिस प्रकार के गोल हम लोग रखते हैं मन मिजाज में, जैसा हमारा इच्छा होता है उससे कठिन हमारा परीक्षा होता है। तो इस जगह को हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि आपके नवादा का एक सबसे बेहतरीन विरासत है, ऐतिहासिक जगह है। आप खुशनसीब हो कि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हो, क्योंकि 3 महान क्रांतिकारी यहाँ पर आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम जयप्रकाश नारायण, बलिया के लाल होते हुए बिहार ने उनको अपनाया। दूसरा सबसे प्रमुख नाम अगर हम इसमें लें तो राष्ट्रपिता गांधी जी, और तीसरा भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे। तो ऐसे ज़मीन पे आना, इस धरती पे कदम रखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप बड़े नसीब वाले हो कि आपके क्षेत्र में ऐसे महान विभूति आए, आपको इतने कुछ दे के गए हैं। आप एग्रीकल्चर को देख सकते हो, यहाँ के एनवायरनमेंट को देख सकते हो, पीछे पहाड़ी को देख सकते हो। तो इस देश का नेतृत्व तो आपको ही ना करना है, इसीलिए एक बेहतरीन जगह आकर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ से मिलनी चाहिए। कल को जब भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो अपने इस अनुभव का साझा करते हुए अच्छे अधिकारी बन के दिखाओगे। सर, आपने जैसे कि नाम लिया 3 महान पुरुषों का, जेपी नारायण का, महात्मा गांधी का और विनोबा भावे का, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं जो हमारे, आप जैसा बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग को बहुत काम दे सकता है, तो उनसे आप मतलब हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि जो आगे काम दे? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला ये आश्रम है। आश्रम क्योंकि ये कर्म भूमि है, और कर्म भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जीवन में हमारा 2 बार जन्म होता है, एक जन्म हम अपने माँ के गर्भ से लेते हैं, और दूसरा जन्म होता है हम अपने कर्म से अपने पहचान को बनाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण की जो कर्मस्थली रही है वो ये सेखो दौरा रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि हमारे जो महान क्रांतिकारी, चाहे महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे हो या जयप्रकाश नारायण हो, इनके जीवन से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो देखिए क्या है कि भारत की कल्पना बगैर इन लोगों के हम कर ही नहीं सकते। आज जो देश में आप खड़े हो, इस आज़ादी के साथ जो आप सांस ले रहे हो, इस आबो हवा में जो हम एंजॉय कर पा रहे हैं, ये उनकी देन है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हिस्ट्री क्रिएट, हिस्ट्री रिपीट, एंड जो हिस्ट्री होता है ना, वो हमेशा आपको एक सबक देने के लिए आता है। तो ना तो हम में से किसी ने उनको देखा है, बस उनके दिए गए उपदेशों को हम फॉलो करते हैं, उस रास्ते पे चलने का प्रयत्न करते हैं कि जो लोग 50 साल पहले, 70 साल पहले, इवन 100 साल पहले इस देश को देख कर गए हैं, अगर उस रास्ते पर हम चलते रहे तो हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत और दुनिया में सबका सिरमौर बनकर रहेगा। और सीखने की बात आप यहाँ से सीख सकते हो कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग होते हुए भी बिना किसी हथियार का अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया कि भारत अपने आप में एक जीता जागता पौरुष है। तो बहुत चीज़ें हैं सीखने को। एक राजनीतिक गलियारे में किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है वो जयप्रकाश नारायण ने सिखाया, और किसी के लिए जो ज़मीन होता है, जो जायदाद होता है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। अगर हम लोगों की भला करना चाहे वो विनोबा भावे ने सिखाया, भूदान आंदोलन शुरुआत करके। सर, आपसे जितना भी इंफॉर्मेशन मिला वो हम लोगों के लिए बहुत है, और भी जानने का प्रयास करेंगे इस आश्रम के बारे में, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। और देख रहे हैं ये सारे बच्चे इस भारत के भविष्य हैं, इन लोगों को ही इस देश को लीड करना है। हमारे साथ ये सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और हमको बहुत फक्र होता है हम लोगों को कि हमारे ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस आश्रम में आकर, और एक भाव से इनकी आंखों में वो सपने नज़र आते हैं कि जब इनको मौका मिलेगा तो पूरे भारत का जो सिरमौर है, पूरे भारत को दुनिया के हर जगह नेतृत्व करके दिखाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं भारत माता की जय। कर्म ही मनुष्य का पवित्र अहिंसा है। बिल्कुल सही बात है। आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे विनोबा भावे का स्टैचू है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसमें भूदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। और जो जानते हैं हम लोग, और पीछे देख सकते हैं आप लोग कि छात्रावास बनवाया गया है, जिसमें छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और
उन्हें भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और जान रहे हैं, अपने नवादा को पहचान रहे हैं। में देख सकते हैं हमारे की नर्सरी है, आप लोग देख पा रहे हैं कि नर्सरी में हम लोग जब आए हैं तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बताया जाता है, यहाँ पे खेती करने का प्रशिक्षण करवाया जाता है कि किस प्रकार से खेती किया जाना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे सामने मतलब विभिन्न प्रकार के आम के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे अभी नवजात है, कुछ समय के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पोस्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कैमरामैन से निवेदन करती हूँ कि इस पोस्टर को वो गौर से दिखाएं। आप सभी लोग देख पा रहे हैं इस साइड, आप कैमरामैन से मैं निवेदन करती हूँ कि इस साइड फोकस करें। और देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे अमरूद का विभिन्न प्रकार का लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का पेड़ है जिसको बहुत अच्छी तरह से सेफ रखा गया है और सेफ साइंटिफिक तरीके से। आइए आगे दिखाते हैं और क्या क्या। आइए आप लोगों को दिखाते हैं आगे और क्या क्या है इस आश्रम में।